तो मॉड्यूल से डाउट नहीं है तो असाइनमेंट के पूछो, बट अगर मॉड्यूल से किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में, मैम मॉड्यूल का 50। हाँ, तो स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। फर्स्ट इज मॉड्यूल डाउट, ठीक है। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 50 जो है ना बेटा, उसमें दिया है कि 2.7 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट on being heated strongly yields a residue weight। तो अभी इसमें आपको डाउट क्यों आया मैं बताती हूँ। इसमें आपको डाउट इसके लिए आया कि आपको सिल्वर कार्बोनेट की जो रिएक्शन है ना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे क्या बनता है ये नहीं पता। अगर वो मैं आपको बता दूं ना तो आप ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर दोगे। सो इफ यू आर गोइंग रॉन्ग इन द रिएक्शन योर आंसर वोंट आए। तो इसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर ही आपको बोला था कि अगर स्टोइशियोमेट्री के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें रिएक्शंस आएंगे और ऐसे हो सकता है कि जो रिएक्शंस आएंगे वो आपको पता नहीं हो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको गूगल करके रिएक्शन समझनी है। तो अभी गूगल छोड़ दो, मैं आपको ये रिएक्शन बता दूं। व्हाट हैपेंस व्हेन डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर कार्बोनेट। अगर हम सिल्वर कार्बोनेट को स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे तो हमको सिल्वर मिलेगा, मेटल सिल्वर CO2 एंड आई राइट हाफ मोल ऑफ। अगर इधर आपको हाफ मोल नहीं लिखना है तो आप थ्रू आउट से मल्टीप्लाई करके इसका बैलेंसिंग कर सकते हो। सो इज इट क्लियर टिल हियर? सो आई गिव यू अ रिएक्शन। अभी उसके आगे समझते हैं। इस प्रॉब्लम में पूछा है आपको रेसिड्यू का वेट। रेसिड्यू का मतलब क्या है? व्हाट विल रिमेन बिहाइंड। ये रिएक्शन में आप देख रहे हो कि सिल्वर जो है वो सॉलिड है, तो सिल्वर का बनेगा रेसिड्यू। ये रेसिड्यू है और ये गैस है, ये गैस है, निकल जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स आपको पता करना है कि 2.7 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट से स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे कितना सिल्वर मिलेगा। अभी आ जाता है स्टोइशियोमेट्री पे। आपको पता है अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल मिलेगा। तो अभी 2.7 ग्राम्स दिया है। सो यू कैलकुलेट सिल्वर कार्बोनेट्स मॉलिक्यूलर मास। आप सिल्वर कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कीजिए। वो कितना है सिल्वर कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास? एनी आइडिया? सिल्वर इज 107, carbon is 12 and 3 oxygens will be 48, so it is 167। सिल्वर कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 167 है और हमको तो प्रॉब्लम में 2.7 ग्राम्स दिया है। तो इस 2.7 ग्राम्स को 167 से मुझे क्या करना है? चेंजिंग द मार्कर। मुझे 167 से क्या करना है? डिवाइड करना है। इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे सिल्वर कार्बोनेट के। और जितने मोल्स सिल्वर कार्बोनेट के होंगे ना उतने ही मोल्स किसके आने वाले हैं? सिल्वर के। तो 2.7 डिवाइडेड बाय 167 का आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.016 मोल्स। तो ये कितने मोल्स है कैलकुलेट करने के बाद? दिस इज 0.016 मोल्स। So how many moles of silver I am going to get? 0.016। बट नीचे तो मास लिखना है तो अभी मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 0.016 को सिल्वर के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Right? So what answer is coming?
समझ में आया कैसे करना है? आगे बढ़ूं? बोलो। यस मैम। और कोई डाउट है बेटा मॉड्यूल से? असाइनमेंट पे चले जाएं। किसी को और कुछ मॉड्यूल में डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई स्टार्ट डिस्कसिंग असाइनमेंट। 4 असाइनमेंट दिए थे, तो अभी अगर किसी को असाइनमेंट के डाउट है तो वो पूछ लो, अगर मॉड्यूल के डाउट हो गए तो। Somebody was asking me assignment doubts, right? पूछ सकते हो। 4 असाइनमेंट मैंने दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए। बोलो फटाफट प्लीज, डोंट वेस्ट टाइम। बहुत सिखाना है, जितना प्रैक्टिस करवाऊंगी ना उतना अच्छा है ना? तो कौन सा मैम असाइनमेंट नंबर 3 में। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 3 में। रुको मैं ओपन कर दी। तो 1 और 2 में कोई डाउट नहीं किसी को? असाइनमेंट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट। ओके। असाइनमेंट 3, ओके। मोल कंसेप्ट असाइनमेंट 3 में क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम वॉल्यूम एट एनटीपी इज ऑक्यूपाइड बाय। यही क्वेश्चन बोल रहे बेटा? यस मैम। ओके। और एक और है मैम। एक करके करते हैं ना, ये एक अभी जो तू बोल रहा है वो सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम एट एनटीपी इज ऑक्यूपाइड बाय, और फिर ऑप्शन दिए हैं 12.8 ग्राम ऑफ SO2। तो मैं ये एक करके बताती हूँ, बाकी तो तेरे को ऐसे ही करना है। तो अगर तेरे को मास दिया है गैस का 12.8 ग्राम, ठीक है, तो क्या तू उससे गैस के मोल्स निकाल सकता है? बोलो फटाफट, निकाल सकता है कि नहीं सकता है? हाँ मैम। क्या करना पड़ेगा बोल? पहले उसका वॉल्यूम के लिए उसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले? क्या करना पड़ेगा बोलो? Weight in grams is given. How do I get number of moles? क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का? अगर यही नहीं पता तो सारे असाइनमेंट तेरे डाउट होने चाहिए। मैम एक मोल के वैल्यू से डिवाइड करना होगा ना? हाँ, तो 1 मोल की वैल्यू क्या आती है वही तो मैं पूछ रही हूँ। मतलब किससे डिवाइड करना है? अगर वेट इन ग्राम्स दिया है तो उसको किससे डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। 1 मोल का मास का मतलब क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तेरे को सल्फर डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। यस मैम। So, how much is the gram molecular mass of sulfur dioxide? 64। तो मुझे इस नंबर को 64 ग्राम से डिवाइड करना है, और फिर मुझे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। ये पहला कैलकुलेशन है। तो 12.8 divided by 64, what is the answer? 0.2 moles. So I get number of moles 0.2 moles. मैंने लास्ट लेक्चर में वॉल्यूम वाला जो डेफिनेशन है उसको आपको अच्छे से करवाया था। आपको पता है कि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। तो भी 0.2 मोल है, तो इट विल ऑक्यूपाई व्हाट वॉल्यूम? क्या होगा? क्या करना है इसके लिए? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एनटीपी के लिए क्या करना है? जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमको सिंपली करना है 0.2 इंटू 22.4 का आंसर क्या आ जाएगा?
4.48 लीटर्स। ये ए ऑप्शन है, उसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 4.48 लीटर्स आ गया। समझ में आया मैंने क्या कैलकुलेट किया? यस मैम। अभी बी ऑप्शन में कहा है कि 6.02 into 10 raised to 22 molecules of methane। तो बी ऑप्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, वो है 6.02 into 10 raised to 22। You know कि 6.02 into 10 raised to 23 is 1 mole। So 1 mole is these many molecules, या these many molecules is 1 mole। तो इतने molecules कितने moles होंगे? क्या आंसर आएगा? कितने moles दिए हमको? 10 raised to -1 molecules, moles of methane। कितने molecules का मतलब है 10 raised to -1 moles of methane। और फिर इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या आएगा? इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एनटीपी आ जाएगा। ये 10 रेज टू -1 है, इसको 22.4 से मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा 2.24 लीटर्स। डिड यू गॉट दिस? यस मैम। फिर 0.5 मोल NO2 दिया है इसी ऑप्शन में। उसी ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली दिए हैं। उसी ऑप्शन में आएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड at NTP will be 0.5 into 22.4 liters and that will be 11.2 liters। सीधा दिया 0.5 मोल। और डी ऑप्शन में 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो इधर what is the meaning of 1 gram molecule of CO2? 1 gram molecule of CO2 means 1 mole of CO2 और 1 mole of CO2 का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होगा? 22.4 लीटर्स। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या लिखेगा इस प्रॉब्लम का? डी CO2, 1 ग्राम ऑफ CO2। एब्सोल्युटली। तो अभी समझ में आया क्या एरर कर रहा था? ओके हाँ मैम। ओके, तो असाइनमेंट 3, एनीबॉडी एल्स हैज एनी डाउट्स? कोई डाउट है किसी का? तो पूछ लो। और कोई डाउट नहीं है तो आई स्टार्ट टीचिंग यू अहेड। हम स्टोइशियोमेट्री कर रहे थे, मैं स्टोइशियोमेट्री में आगे आपको और सिखाती हूँ। Teach you more in stoichiometry. If you don't have any doubts, can I go ahead? मैम बोलो। लास्ट लेक्चर सुनाई नहीं दे रहा है बेटा, क्लैरिटी से बात करो। लास्ट लेक्चर में आपने थोड़ा लास्ट में था ना मैम? कौन सा क्वेश्चन चाहिए? क्वेश्चन नहीं चाहिए मैम, जो लास्ट लेक्चर का थोड़ा रिकैप कर सकते हो? मेरा लास्ट में थोड़ा छूट गया था। You are not audible at all. मैम हाँ। मैम जो लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप दे सकते हो आप? क्यों बेटा, क्या हुआ? लास्ट लेक्चर में मेरा थोड़ा लास्ट का पार्ट छूट गया था कनेक्टिविटी के इशू से। हाँ, तो वीडियो शेयर किया था, 8 दिन हो गए, तूने वीडियो देखा कि नहीं फिर बाद में? नहीं मैम, वो असाइनमेंट करा था ना, थोड़ा सा रिकैप दे सकते हो? नहीं बेटा, अभी ये लेक्चर तो स्टोइशियोमेट्री का ही होगा, तो वीडियो खुद से देख के रिकैप कर ले। डाउट है तो मुझे पूछ लेना। ओके मैम। ये वीडियो देखे भी तो 1 वीक हो गया। हाँ मैम। बहुत बिजी रहा 1 वीक। नहीं ओके मैम, मैं देख लूंगा। वीडियो देख ले बेटा, हो जाएगा। जो जो तूने मिस किया कनेक्टिविटी से वीडियो शेयर किया है उसको देख ले। अभी बाकी सबका टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकती ना, जो फोकसिंग से अटेंड कर रहे थे उनका। तो तूने कनेक्टिविटी इशू की वजह से लूज किया है, तो तू वीडियो देख ले। फिर भी नहीं समझ रहा है तो यू कैन टॉक टू मी, ठीक है बेटा? सो एनी अदर डाउट, कैन आई गो अहेड? अज्यूमिंग कि आपने चारों असाइनमेंट्स कर लिए हैं और आपने बुकलेट के प्रॉब्लम्स अप टू 50 कर लिए हैं, राइट?
क्योंकि आज इसके आगे का होमवर्क आएगा. टुडे वी विल गो अहेड. सो व्हाट आई वाज डूइंग यू इज स्टोइशियोमेट्री. हम कर रहे थे स्टोइशियोमेट्री. तो अभी मैं स्टोइशियोमेट्री में ही अलग अलग चीजें मोर डिटेलिंग और कुछ प्रॉब्लम्स ले लेके हम स्टोइशियोमेट्री को और अच्छे तरह से समझेंगे. तो अभी मैं एक प्रॉब्लम देती हूँ, इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं. तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. देखो कुछ समझता है आपको इसमें. I'm writing the next problem here. तो जो प्रॉब्लम नंबर 1 है उसमें थोड़ा मैं हिंट दे देती हूँ. हेमेटाइट क्या है? हेमेटाइट जो है वो ओर ऑफ आयन है. ये एक आयन का ओर है. ओके, जिसमें बेसिकली व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज हेमेटाइट? Fe2O3. बट ओर जो होता है, व्हाट इज द होल मीनिंग ऑफ हेमेटाइट? कंटेन्स 20% Fe2O3. जब भी कोई भी ओर हम माइंड से लेके आते हैं तो उसमें इम्प्यूरिटी होती है
इसका मतलब ये स्टेटमेंट का मतलब इतना ही है कि सैंपल 20% प्योर है, उसमें 20% Fe2O3 है। 20% का मतलब अगर ये 100 ग्राम्स है तो उसमें Fe2O3 कितना होगा? 20 ग्राम। समझ में आ रहा है? तो यू स्टार्ट विथ हेमेटाइट एंड विच इज 20% प्योर। उसके बाद में पूछते हैं व्हाट वेट ऑफ Fe will be obtained from 1 ton of hematite लिखना है। Fe2O3 चेंज करो, ये 1 टन ऑफ हेमेटाइट। तो अगर हम 1 टन हेमेटाइट से स्टार्ट करेंगे तो कितना Fe2O3 मिलेगा? अब ये आगे का प्रोसेस क्या है? आयन कैसे मिलता है? आयन मिलता है एक्सट्रैक्शन से। हम आयन Fe2O3 का एक्सट्रैक्शन करते हैं। सारे रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन पता होने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर मैं Fe2O3 से स्टार्ट करूंगी, अगर ये 1 मोल है तो फॉर्मूला देख के मुझे पता चलता है कि आयन कितना मोल होगा इसमें, 2 मोल्स। तो इसके एक्सट्रैक्शन के बाद Fe2O3 के एक्सट्रैक्शन के बाद जो आयन मिलेगा अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल मिलेगा। Right? So can you try this problem now? I've tried giving you hint. वन टन कितना होता है? अभी कुछ यूनिट्स इन्वॉल्व है इसमें, कुछ कन्वर्जन्स इन्वॉल्व है, वो समझते हैं। हाउ मच इज 1 टन? 100 नहीं 1000 kg। तो इसमें 1 टन लिखा है, 1 टन इज 1000 kg। तो हम 1000 kg सैंपल से स्टार्ट करें। So anybody who is ready with the answer? किसी ने सॉल्व किया है ये बेटा कि नहीं समझ रहा है? बच्चा आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो डिफिकल्ट हो जाता है समझना, टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? हो रहा है कैलकुलेशन के नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो मैं और समझाती हूँ आपको। हो रहा है मेरा हो रहा वेरी गुड, हो रहा है तो वेरी गुड।
हो गया? तो देखो, जिसको नहीं समझ रहा है मैं समझा रही हूँ। आपको जो रिएक्शन करनी है Fe2O3 से Fe वो ये है। इसका मतलब अगर आप 1 मोल Fe2O3 से स्टार्ट करते हो तो उस प्रोसेस में, उस एक्सट्रैक्शन के बाद 2 मोल Fe मिलता है। मास कैलकुलेट करना है क्योंकि प्रॉब्लम में मास दिया है, तो आयन का एटॉमिक वेट 56 है। ओके, तो Fe2O3 का we need to calculate ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 56 plus 56 plus 48, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 160 ग्राम। Fe2O3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 160 ग्राम्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर 160 ग्राम्स Fe2O3 से स्टार्ट करते हैं तो 2 मोल Fe मिलता है। 2 मोल मतलब 56 into 2 and that is 112 ग्राम्स। तो ये हमको स्टोइशियोमेट्री बता रहा है। स्टोइशियोमेट्री ये बता रहा है कि अगर Fe2O3 हमारे पास 160 ग्राम्स है तो उससे 112 ग्राम्स क्या मिलने वाला है? Fe। अभी देखते हैं हमारे पास कितना Fe2O3 है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं हेमेटाइट के सैंपल से। कितना है? 1 टन। एंड आई टोल्ड यू कि 1 टन इज 1000 kg। अभी 1000 kg में क्या पूरा का पूरा Fe2O3 है? आंसर इज नो। कितना Fe2O3 है? 20%। तो 1000 kg जो हेमेटाइट है उसमें Fe2O3 20% है। 20% कितना होता है 1000 kg का? 200 kg is Fe2O3। तो उसमें Fe2O3 200 kg है। बस अभी हमको पता करना है कि अगर 200 kg Fe2O3 से स्टार्ट करेंगे तो कितना आयन मिलेगा। तो जिसके लिए I use this basic that I have got from stoichiometry, and now I say when I'm starting with 160 into 10 raised to minus 3 kilogram of Fe2O3, I'm getting 112 into 10 raised to minus 3 kilogram of iron. So when I start with 200 kilogram of Fe2O3, how much will be iron? And a simple cross multiplication will give you this answer. So 200 into 112 into 10 raised to minus 3 upon 160 into 10 raised to minus 3. समझ में आ रहा है? तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है और बताओ मुझे। Anyone in the class got correct answer? ऐसे ही किया आपने जो भी कर रहे थे वो, या कुछ और किया? ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर में जहां पे तुम गलत गए वो समझने की कोशिश करो। देखो, यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ये जो आप मिस्टेक कर रहे हो ना उसी से आप सीखोगे। ओ मैम बोलो। आपको 10⁻²2 और 10⁻−3 कहाँ से आया? मैम हाँ बोलो ना, मैम के आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो आपको 10⁻² और 10⁻−3 कहाँ से मिला? बेटा 10⁻³ इतना सिंपल है, मैंने ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे यहाँ पे किलोग्राम में Fe2O3 दिया है। 160 ग्राम इज हाउ मेनी किलोग्राम्स, बस इतना सा कैलकुलेशन है वो, और फिर उसका 10⁻² इसमें लिख दिया, है ना। आप जब भी कैलकुलेट करते हो तो सब चीजें एक ही यूनिट में चाहिए ना। हाँ मैम। पूरा कैलकुलेशन किलोग्राम में किया मैंने और कुछ नहीं है उसमें। ओके मैम। मेथड समझ में आया?
140 mm आंसर कैलकुलेशन के बाद। हाँ 140 kg आ जाएगा ना तुम्हारा हाँ आंसर। मैम 140 है। So your answer will be 140 kg. So how much iron you are going to get from 1 ton of hematite is 140 kg. Is that clear to you? अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो यस है मैम। समझ में आया सबको? अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में परसेंटेज प्यूरिटी दिया है। प्यूरिटी का मतलब क्या है? कोई भी सैंपल जब भी हम किसी भी केमिकल का लेते हैं वो 100% प्योर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो उसमें जो डिजायर्ड कंपाउंड है वो कितना है उसको कहते हैं परसेंट प्यूरिटी। जैसे ये वाला जो एग्जांपल दिया था, मैंने कहा हेमेटाइट कंटेन्स 20% Fe2O3। इसका मतलब क्या है? हेमेटाइट जो है वो 20% प्योर है, उसकी प्योरिटी लेवल 20% है। समझ में आ रहा है सबको? तो अगला प्रॉब्लम जो है वो इसी पे है। अगले प्रॉब्लम में भी हमको परसेंट प्यूरिटी कैलकुलेट करनी है। मैं मतलब समझाती हूँ, आप कोशिश करो कैलकुलेट करने। So they talk about the reaction. This is 6 gram sample of KClO3 gave 1.9 gram of oxygen. तो सबसे पहले हमको ये बैलेंस रिएक्शन लिखनी। What is this KClO3's balance reaction? When I start with 2 moles of KClO3, that will give me 2 mole KCl and 3 mole O2. या आप 1 मोल से लिखोगे तो ये 1 मोल आ जाएगा और ये आ जाएगा 3/2 मोल O2. Okay, this is what happens when you are heating strongly KClO3. KClO3 को जब भी हम strongly heat करते हैं तो ये अभी उन्होंने क्या पूछा है? परसेंटेज प्यूरिटी। बोल रहे हैं कि 6 ग्राम सैंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, ये 6 ग्राम है और इससे ये मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है 1.9। बट KClO3 जब भी हम 6 ग्राम ले रहे हैं ना, उसमें 6 ग्राम KClO3 नहीं है और इसके लिए परसेंटेज प्यूरिटी पूछ रहे हैं। अगर इसमें 6 ग्राम KClO3 होता ना तो वो 100% प्योर होता। 6 ग्राम सैंपल में 6 ग्राम KClO3 है तो वो 100% प्योर है। बट अभी क्योंकि वो नहीं है, इज द रीजन दैट दे आर आस्किंग यू परसेंटेज प्यूरिटी। तो अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि 6 ग्राम सैंपल में कितना KClO3 है? I will calculate the basic. What is the basic? पहले में KClO3 और ऑक्सीजन का मोल रेशियो समझते हैं। तो अगर ये 1 मोल KClO3 को हीट करता है तो उससे 3/2 मोल O2 मिलता है। I hope nobody has any doubt in this. अब ये मोल को मैं मास में कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि पूरा डिस्कशन किसके ऊपर है? मास के ऊपर है। तो KClO3 का मॉलिक्यूलर मास, जिसमें पोटेशियम इज 39, chlorine is 35.5 and 3 oxygen 48. When I add this, it will become 122.5. तो 1 मोल का मतलब है 122.5 ग्राम्स। इतना ग्राम KClO3 को हम हीट करेंगे, कितना ऑक्सीजन मिलेगा? 3/2 into 32. 3/2 into 32 का आंसर क्या आ जाएगा ब्लू? 48 grams. So moral of the story is stoichiometry से मुझे एक रेशियो मिल गया कि अगर 122.5 ग्राम्स KClO3 है तो उससे 48 ग्राम्स ऑक्सीजन मिलने वाला है। अभी प्रॉब्लम में कितना ऑक्सीजन मिल रहा है? प्रॉब्लम में जो मिल रहा है वो 1.9 ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है। तो व्हाट इज द नेक्स्ट कैलकुलेशन दैट आई विल डू? आई विल नाउ कैलकुलेट कि अगर मुझे 1.9 ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसके लिए KClO3 कितना चाहिए? हाउ मच शुड बी KClO3?
So did you understood this part till here? How do I get it? I will simply say कि आपका जो 48 grams oxygen है, I get that from 122.5 ग्राम KClO3. ये पहला स्टेटमेंट मैंने कहाँ से लिखा? स्टोइशियोमेट्री स्टेज. Now I write what is given to me in the problem. कि 1.9 ग्राम O2 अगर मिल रहा है तो उसके लिए KClO3 कितना होना चाहिए? And this will be simply 122.5 into 1.9 divided by 48. And when we will do this, answer won't be 6 grams. तो ये कैलकुलेशन अभी हम करेंगे. तो इसका आंसर कितने ग्राम्स आ रहा है आपको? मुझे आ रहा है 4.84 grams. So when I calculate it, I get 4.48, not 84. 4.84 ग्राम ही आ रहा है. 4.84 grams आ रहा है आंसर. So I get the answer 4.84 grams. तो इसका मतलब अगर 1.9 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसके लिए कितना KClO3 चाहिए? 4.84 ग्राम्स. अभी प्रॉब्लम में क्या बोला है? प्रॉब्लम में ये बोला है कि हमारे पास तो 6 ग्राम है. ओके, 6 ग्राम सैंपल है, बट इस 6 ग्राम सैंपल में KClO3 6 ग्राम नहीं है. KClO3 तो सिर्फ 4.84 ग्राम ही है. Because your oxygen form is as per KClO3. 1.9 ग्राम ऑक्सीजन बन रहा है तो उसके लिए KClO3 4.84 ग्राम ही होना चाहिए. This makes you understand कि 6 ग्राम सैंपल में सिर्फ 4.84 ग्राम KClO3. तो अभी इसकी परसेंटेज प्यूरिटी कैसे निकालते? I will simply say now for percentage purity कि when I am having 6 ग्राम सैंपल, 6 ग्राम सैंपल है तो उसमें जो कंपाउंड डिजार्ड है वो 4.48 ग्राम है. तो 6 ग्राम सैंपल में 4.48 ग्राम KClO3 है. तो अगर यही सैंपल 100 ग्राम्स है तो प्यूरिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू परसेंट, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 100. तो ये सैंपल 100 ग्राम्स होता तो KClO3 कितना होता? And I simply do now 100 into 4.84 upon 6. This calculation, what will be the answer now? $80.6. कितना आ रहा है बेटा? 80.6 आ रहा है. 80.6. ओके, $80.6 आ रहा है. सही. So the answer comes 80.6. मतलब ये सैंपल 80.6% क्या है? प्योर है. अगर इसमें इम्प्योरिटी पूछा था, अगर पूछते प्रॉब्लम में परसेंट इम्प्योरिटी कितना है, ये हो गई परसेंट प्यूरिटी. इम्प्योरिटी कितनी होगी? 100 माइनस 80.6. तो 100 माइनस 80.6 जो 19.4 है वो इसकी क्या हो गई? परसेंट इम्प्योरिटी. समझ में आ रहा है सबको? Any doubt anyone is having till here? No, ma'am. ये दोनों प्रॉब्लम में कुछ नहीं समझा?
Is anything that we are not understanding in these two problems? So can I go ahead and give you another problem now? और मैं बोर्ड क्लियर कर रही हूँ, आपका सब हो गया क्लैरिटी से, लिख के समझ के? To take down the next problem now, एक नेक्स्ट सिंपल सा प्रॉब्लम दे रही हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? So I'm clearing the board. So the next problem says third problem, right? तो कोशिश करो समझने की। कुछ समझ रहा है? अगर नहीं समझ रहा है तो मैं हिंट दे देती हूँ, इसमें सिंपल सी हिंट है। इसमें दो चीजें हैं। सो वी आर हैविंग मिक्सचर ऑफ 12.46 में मैग्नीशियम ऑक्साइड भी और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है। इसमें हिंट ये है कि जो तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना,
इसका नो रिएक्शन ऑन हीटिंग है, इसको कुछ नहीं होता ऑन हीटिंग, इट रिमेन सेम। तो मिक्सचर में दोनों है, बट रिएक्ट क्या होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। व्हाट मैग्नीशियम कार्बोनेट बिकम्स ऑन हीटिंग, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो 4.4 ग्राम लॉस्ट इन वेट है ना, ये 4.4 ग्राम किसका लॉस्ट इन वेट है, 4.4 ग्राम इस CO2 का लॉस्ट इन वेट है। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया उसका वेट 4.4 ग्राम। ये डर क्या रहा? आप इस रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री से आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्लीज म्यूट योर conversation, we can hear everything that you are speaking. ये 4.4 ग्राम CO2 से आपको कैलकुलेट करना है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना होगा, और एक बार मैग्नीशियम कार्बोनेट आ गया तो 12.46 माइनस दैट will be the amount of magnesium oxide. I hope everybody is understanding. तो कोशिश करो। So are you solving? जम रहा है सबको?
कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसमें? इसमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल बनेगा. What is the mass of 1 mole of magnesium carbonate? मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका? मैग्नीशियम को 24 लेना है, प्लस कार्बन 12 है, प्लस 48. तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 84. तो अगर हम 84 ग्राम्स मैग्नीशियम कार्बोनेट से स्टार्ट करेंगे तो कितना CO2 मिलेगा? 44 ग्राम्स. तो प्रॉब्लम में 4.4 ग्राम वेट लॉस है. ये जो वेट लॉस है ये 4.4 ग्राम है. एंड आई मेड यू अंडरस्टूड कि ये जो वेट लॉस है ये किसके वजह से है? दिस वेट लॉस इज ड्यू टू CO2. तो इसके लिए कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल में होगा? सो आई सिंपली से 44 ग्राम CO2. Your magnesium carbonate is 84 grams. And therefore, for 4.4 ग्राम CO2, तो ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है. कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट रहेगा? 8.4 ग्राम्स. तो हमारे पास आ गया कि सैंपल में कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट है? 8.4 ग्राम्स. तो सैंपल में दो चीजें हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो योर मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी द टोटल मास दैट इज 12.46 माइनस 8.4. ये जो डिफरेंस है ये आपका क्या रहेगा? ये आपका रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. समझ में आ रहा है? और उन्होंने कंपोजिशन पूछा है, परसेंट कंपोजिशन पूछा है, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना परसेंट. ओके, कंपोजिशन अगर ऑप्शन परसेंट में दिया है तो वो भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना आ गया? 4.06. So I first calculated कि how is the sample made up of. सैंपल में कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड है. परसेंट कैसे निकालेंगे? अगर मुझे परसेंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट निकालना है तो जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास है इन 200 अपॉन टोटल, this will give me the percent of magnesium carbonate. Percent of magnesium oxide is going to be, जो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास है जो है 4.06 in 200 upon total 12.46, and this will give me percent of magnesium oxide. So is everybody understanding? चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं, स्टोइशियोमेट्री वाला ही, फिर इसी में और कुछ सिखाऊंगी मैं और अलग चीजें, मोर वेरिएशन इन स्टोइशियोमेट्री. तो हम लोग ये प्यूरिटी समझ में आ गई हमको. अब परसेंट कंपोजिशन कर रहे हैं. ये मिक्सचर में 2-3 चीजें होती है तो उनका कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करना है ये हमने प्रॉब्लम नंबर 3 में समझा. आज जो होमवर्क दूंगी उसमें परसेंट कंपोजिशन वाले प्रॉब्लम्स आएंगे.
next problem. और मैं एटॉमिक मास दे रही हूँ मर्क्यूरी का 200 है. KClO3 वाली रिएक्शन सबको आती है. मर्क्यूरिक ऑक्साइड की जो रिएक्शन है वो मैं दे रही हूँ. 2 रिएक्शंस इसमें डिस्कस हो रहे हैं. मर्क्यूरिक ऑक्साइड की रिएक्शन आई एम गिविंग KClO3U. तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करता है तो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन मिलता है.
शुरू जम रहा है क्या ये प्रॉब्लम? हाँ मैम, बस 1 मिनट हो गया। ग्रेट। मैम 4.08 ग्राम्स, कितना बेटा? 4.08 grams of KClO3. परफेक्ट परफेक्ट। 4.08 grams of KClO3 is the correct answer. सबको आ गया क्या? तो अगर सबको नहीं आया है तो मैं समझाती हूँ कैसे करना है। प्रॉब्लम में क्या दिया है? हाउ मच KClO3 must be heated to get as much oxygen as would be obtained from 21.6 gram of mercuric oxide. तो इसमें दो चीजों को कनेक्ट किया है। अगर मैं KClO3 को हीट करती हूँ तो आई गेट KCl plus 3/2O2, राइट? तो वो कहते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्टेन सेम है। KClO3 को हीट करके जितना ऑक्सीजन मिलना है उतना ही ऑक्सीजन 21.6 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करके मिलना है। इसका सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व इज जस्ट लुक एट दीस टू इक्वेशंस। इस इक्वेशन में 3/2O2 मिल रहा है, इस इक्वेशन में हाफ O2 मिल रहा है। हाउ डू आई मेक O2 सेम? I should simply multiply this equation by 3. So 3 mole of HCO will give me 3 mole of He and 3/2 mole of oxygen. Meaning is जब भी 3 mole HCO को हीट करेंगे तभी ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होगी? 3/2 मोल होगी। तो इसका मतलब है 3 मोल HCO is equal to 1 mole of KClO3, राइट? जब भी 3 मोल HCO को हीट करेंगे तो जितना ऑक्सीजन मिलता है उतना ऑक्सीजन वन मोल KClO3 से मिलेगा। ये हिसाब हो गया। अभी हम देखते हैं 21.6 ग्राम जो दिया है, दैट इज हाउ मेनी मोल्स। सो आई विल कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCO। तो He दिया है हमको 200 एंड ऑक्सीजन इज 16, तो 216 हो गया। मतलब हमारे पास कितना मोल HCO है? 0.1 मोल, 0.1 mole HCO. So the HCO that we have is 0.1 mole. तो अगर HCO 0.1 mole है तो KClO3 कितना होना चाहिए? When this is 3, that is 1. When this is 0.1, how much should be KClO3? KClO3 should be 0.1 by 3 moles. समझ में आ रहा है? बस अभी प्रॉब्लम खत्म, मुझे बस कैलकुलेट करना है कि 0.1 by 3 मोल KClO3 का मास कितना होगा। ये 0.1 by 3 मोल KClO3 will produce same amount of oxygen as that of 0.1 mole of HCO. So I just need to calculate now mass of 0.1 by 3 mole of KClO3. That will be simply equal to 0.1 upon 3 into molecular mass 122.5. And this will give you the answer how much amount of KClO3 you need to heat.
and somebody calculated it, it is 4.08 grams. So the KClO3 is going to be 4.08 grams. Is that clear? So anyone has any doubt till this, whatever I have taught you? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक किसी भी प्रॉब्लम में? So I'm going ahead. Okay, and I'm explaining you one more concept in stoichiometry. चल तो stoichiometry रहा है, पर अभी stoichiometry में मैं आपको और एक concept सिखाऊंगी by taking some simple reaction. कोई simple सी reaction हम ले लेते हैं और उससे हम stoichiometry को और समझने की कोशिश करते हैं. So I'm clearing the board. So now I'm explaining you the concept of limiting reagent. So let us understand what is the concept of limiting reagent. Limiting reagent का मतलब क्या है? ये समझाने के लिए definition बाद में दे दूंगी. मैं फिर से combustion of methane की reaction लेती हूँ. So we start with methane. We burn methane in oxygen, heat it, and we get CO2, and 2 moles of water is produced. This is a simple reaction for combustion of methane. अभी इसमें अगर 1 मोल मीथेन है तो उसको completely react करने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए. 1 मोल मीथेन का मतलब 16 ग्राम मीथेन है तो उसके लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए. So when I'm setting up this reaction and if I follow this ratio for 1 mole of methane taking 2 mole of oxygen, after the reaction, ये reaction खत्म होने के बाद हमारे reaction mixture में there won't be any unreacted methane, there won't be any unreacted oxygen. दोनों completely react होंगे क्योंकि हम जो amount ले रहे हैं वो as per stoichiometry है. stoichiometry से जो required है हम वो amount ले रहे हैं. Okay, the amount taken is as per stoichiometry. But what if? Okay, now I am changing this. I say I am doing a reaction and in which instead of 16 grams, I am starting with 12 grams of methane. But I am taking 64 grams of oxygen. तो अभी मैं जब instead of 16 grams, 12 grams methane ले रही हूँ, but oxygen 64 grams ही ले रही हूँ. And am I going to get a complete reaction? क्या इस reaction में मीथेन और ऑक्सीजन दोनों कंज्यूम होंगे या कुछ बचेगा, कुछ खत्म नहीं होगा? क्या लगता है आपको? Anyone having any idea here?
कि 16 ग्राम्स के जगह पे रिएक्शन में मैंने 12 ग्राम मीथेन लिया, तो क्या जो ऑक्सीजन 64 ग्राम लिया है पूरा खत्म हो जाएगा रिएक्शन के बाद? क्या लगता है? नहीं खत्म होगा मैम, बच जाएगा। बच जाएगा, राइट। तो जब भी पहले इसका मतलब क्या है, ये जो मैं अभी रिएक्शन कर रही हूँ ये एज पर स्टोइचियोमेट्री नहीं है। एज पर स्टोइचियोमेट्री करना है तो 16 ग्राम मीथेन के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो जब भी तुम्हारी रिएक्शन एज पर स्टोइचियोमेट्री नहीं होती, when your reaction is not as per stoichiometry, तुम्हारे रिएक्शन में एक एक्सेस रिएजेंट होता है और एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? The reactant which is less than stoichiometric requirement in a chemical reaction is known as limiting reagent। मैं यहाँ पे definition लिख रही हूँ। तो limiting reagent वो होता है the reactant which is present in a lesser amount, in simple words, a reactant which is less than stoichiometric requirement। तो जो स्टोइचियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट से कम होता है, ओके, इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? बोलो मुझे, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट हियर? व्हाट इज लेस देन स्टोइचियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट? मीथेन इज लेस और ऑक्सीजन इज लेस? मीथेन। अगर 64 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसके लिए स्टोइचियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट कितने मीथेन की है? 16 ग्राम्स। तो व्हाट इज लेस देन स्टोइचियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट इज मीथेन। तो इस रिएक्शन के लिए अगर 12 ग्राम मीथेन से स्टार्ट कर रही हूँ तो मीथेन हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब भी आपकी रिएक्शन एज पर स्टोइचियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट नहीं है, जब भी आपकी रिएक्शन एज पर स्टोइचियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट से नहीं है, तभी हमेशा दो में से एक लिमिटिंग होगा तो दूसरा क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट। दूसरा क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट का मतलब क्या है? अभी इस रिएक्शन में क्या पूरा के पूरा ऑक्सीजन खत्म होगा? नहीं होगा। तो ऑक्सीजन रिएक्शन के बाद रिएक्शन मिक्सचर में रहेगा। तो दैट रिएजेंट व्हिच रिमेन्स इन द रिएक्शन मिक्सचर इन एक्सेस आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर, इसको कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। और लिमिटिंग क्या है? जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा बट जो खत्म होगा, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाता है क्योंकि वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो एक्सेस वाला रिएजेंट है वो रह जाता है। तो ये समझ में आया आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट? यस मैम। कभी लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट नहीं रहेंगे जब भी हमने जो रिएक्शन सेटअप की है वो एज पर स्टोइचियोमेट्रिक Am I audible? Yes ma'am. Okay, so what I was telling you, when if we are setting up a reaction as per stoichiometric calculation, फिर उसमें ना कोई लिमिटिंग होता है ना कोई एक्सेस होता है। बट अगर रिएक्शन एज पर stoichiometric calculation सेट नहीं है, when it is not as per stoichiometric calculation,
then always you will get one limiting and one excess. ये कंसेप्ट समझ में आया? लिमिटिंग किसको कहेंगे? जो कम है, और एक्सेस किसको कहेंगे? जो रिएक्शन के बाद रिएक्शन मिक्सचर में रहेगा। तो अगर इतना समझ में आया तो आगे देखो। आगे मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना है, एकदम ध्यान दो। अगर मैंने ये रिएक्शन एज पर स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन की, इफ आई एम डूइंग दिस रिएक्शन एज पर स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, कितना CO2 बनता था? अभी प्रोडक्ट की बात करते हैं। 1 मोल, कितना वाटर मिलेगा? 2 मोल। And if I am taking 16 gram of methane, 64 gram of oxygen, then CO2 produced will be 44 grams and water produced will be 36 grams. Yes or no? Yes, ma'am. तो अभी हमको पता करना है कि जब भी इंस्टेड ऑफ 16 में 12 ग्राम मीथेन ले रही हूँ, बट ऑक्सीजन को तो 64 ग्राम्स ही ले रही हूँ, am I going to get this much only CO2 and this much only water, or it will change? It will vary. It will vary. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मैं 64 ग्राम ऑक्सीजन से कैलकुलेट करूंगी कि 64 ग्राम ऑक्सीजन की उसमें 44 ग्राम CO2, तो आंसर 44 ग्राम होना चाहिए। तो ऐसे केस में when it is not as per stoichiometric ratio, who decides the product formation? Product formation is decided by limiting reagent. Limiting reagent is going to decide the amount of product form. क्योंकि ये खत्म होगा तो प्रोडक्ट बनना खत्म होगा। इसको लिमिटिंग स्केल ये कहते हैं क्योंकि ये लिमिट करता है कि कितना प्रोडक्ट बने। दिस इज द वन दैट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये समझ में आया आपको? तो अभी मुझे पता करना है कितना CO2 बनेगा। मैं किसको लूंगी? मैं मीथेन को लूंगी क्योंकि मीथेन लिमिटिंग है। And a simple calculation, I will say as per stoichiometry, 16 ग्राम मीथेन होता है ना हमारे पास। अगर हम 16 ग्राम मीथेन से स्टार्ट करते तो 44 ग्राम CO2 मिल जाता। बट अभी हमारे पास 12 ग्राम मीथेन है, तो 12 ग्राम मीथेन से कितना CO2 बनेगा? 12 into 44 upon 16, and the answer has to be less than 44. Is everybody understanding clear? I'm calculating कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट के कैलकुलेशन में मुझे किसको लेना है? मुझे लिमिटिंग रिएजेंट को लेना है। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो व्हेन आई सॉल्व दिस, इसका आंसर आ रहा है 33 ग्राम्स। 12 ग्राम मीथेन से स्टार्ट करूंगी तो CO2 कितना बनेगा? 33 ग्राम्स बनेगा। एंड सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट हाउ मच is the water formed also. तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। अभी इसमें कुछ ट्रिक्स समझाती हूँ, कुछ छोटी मोटी चीजें समझाती हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए कि प्रॉब्लम में जो भी दिया है वो एज पर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो दिया है कि उसमें कुछ लिमिटिंग है और एक्सेस है। ओके, ये मैं कुछ एग्जांपल्स लेके समझाती हूँ कैसे समझना है। सो देयर इज अ ट्रिक। ओके, हमको एक रेशियो कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। इसका मतलब भी समझाती हूँ। तो लिमिटिंग एक्सेस समझाने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स upon stoichiometric coefficient. तो हमको ये रेशियो कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कैलकुलेट करना है। ये होता क्या है? ये मीथेन के स्टोरी में ही मैं समझाती हूँ। आपको इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो, मैं यहाँ पे आगे का पार्ट समझाती हूँ।
You copy this, then I will teach you what is this ratio. कैसे लेना होता है number of moles upon stoichiometric coefficient का ratio. तो हो गया होगा. तो मैं अभी यहाँ पे मॉडिफाई करके ये नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे कैसे समझेगा, ये सब मैं आपको डिस्कस करवाती हूँ. तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है. अगर प्रॉब्लम में 16 ग्राम मीथेन होता और 64 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो हो जाएगा 16 ग्राम मीथेन इज 1 मोल और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है. सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का आंसर 1. और ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स 2 है और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 2 है और ऑक्सीजन के लिए भी इसका आंसर 1 आ जाएगा. तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो फॉर बोथ द रिएक्टेंट इज कमिंग सेम, तो ये जो मैंने रेशियो लिया है यहाँ पे, ये जो रेशियो मैंने आपको लेके अभी दिखाया, अगर ये फॉर बोथ द रिएक्टेंट्स इज कमिंग सेम, then your both the reactants are as per stoichiometric calculation. कोई भी एक्सेस नहीं है, कोई भी आपका क्या नहीं है, लिमिटिंग नहीं है, ठीक है. बट मैंने प्रॉब्लम में क्या दिया था, 16 ग्राम नहीं, 16 ग्राम के जगह पे 12 ग्राम मीथेन लिया है और 64 ग्राम ऑक्सीजन लिया है. अभी इसके लिए भी मैं वही काम करती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो 12 ग्राम के पहले मुझे मोल निकालने पड़ेंगे, 12 ग्राम अपॉन 16 ग्राम, तो ये 0.75 मोल्स आ गए, राइट, 3/4 मोल्स. तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.75 और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन का 1 ही. और ऑक्सीजन के केस में 64 ग्राम से 2 मोल्स, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 मोल्स. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 0.75 आएगा. Everybody is understanding? The answer here for the ratio of number of moles upon stoichiometric coefficient is 0.75. And here the answer is
1. So is the ratio for both the reactant same? No. So when the ratio is not same, एक लिमिटिंग हो गया, दूसरा एक्सेस हो गया. कौन लिमिटिंग? जिसका रेशियो कम है, ये लिमिटिंग. और जिसका रेशियो ज्यादा है वो क्या हो गया? एक्सेस. तो ये बहुत आसानी से समझ में आता है हमको इस रेशियो से कि व्हाट विल बी लिमिटिंग, व्हाट विल बी एक्सेस. इफ द रेशियो फॉर both is not same, तो पहला केस both the reactant के लिए रेशियो सेम है तो as per stoichiometric calculation. But if the ratio is not same, second case, if it is not same, then the one with a lower ratio जिसका रेशियो कम है, then the one with the lower ratio is limiting reagent and the one with higher ratio is excess reagent. तो अगर ये रेशियो कैलकुलेट किया तो जिसका रेशियो कम है वो लिमिटिंग, तो ये हो गया मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया मेरा एक्सेस रिएजेंट. और अभी प्रोडक्ट कैलकुलेशन करते वक्त मुझे लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से कैलकुलेट करना. So is it clear till here how to take this ratio of number of moles upon stoichiometric coefficient? तो ये इतना लिख लो. अभी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स देती हूँ, समझना है. लिमिटिंग एक्सेस, तो अभी देखो एक रिएक्शन लेती हूँ इन जनरल, फिर से लिमिटिंग एक्सेस समझाती हूँ. So I'm taking a reaction in which I'm starting with 3A plus 4B and this is producing. तो ये जनरल रिएक्शन है A3B4. ये रिएक्शन मैंने ली है. 3 moles of A है, 4 moles of B है और मुझे प्रोड्यूस करके दे रहा है 1 mole of A3B4. So if I start this reaction with 3 mole of A and 4 mole of B, तो मेरा रेशियो सेम आएगा 3 mole upon stoichiometric coefficient, 4 mole upon stoichiometric coefficient. अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, तो मेरा रेशियो सेम आएगा. मतलब no limiting reagent, no excess reagent. कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कोई भी एक्सेस रिएजेंट नहीं है. ये मैंने केस 1 डिस्कस किया. अभी केस 2, व्हाट इफ आई एम स्टार्टिंग दिस रिएक्शन विद both the reactants 4 मोल, दोनों मैंने 4 मोल लिए हैं.
तो क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस है, और मुझे बताओ कितना प्रोडक्ट बनेगा। ए वाला मैम लिमिटिंग रिएजेंट है और बी वाला एक्सेस रिएजेंट है। बी वाला ही लिमिटिंग है, बी वाला ही एक्सेस है। दो में से एक लिमिटिंग होता है, दूसरा एक्सेस होता है। करना क्या है? ए लिमिटिंग है मिस। हाँ बेटा, ये रेशो ले ले। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं? 4। नहीं करो, नंबर ऑफ मोल्स 4 दिए हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, इसका रेशो 4/3 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 4 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 4 है, इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1.33 आएगा। कौन सा रेशो ज्यादा है? ए का। जिसका रेशो ज्यादा है वो एक्सेस रिएजेंट, जिसका रेशो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर मैंने दोनों रिएक्शन तो लिमिटिंग रिएजेंट बी है, इज दिस क्लियर? बी इज लिमिटिंग A is excess। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ मैम। तो अभी प्रोडक्ट कितना बनेगा बताओ मुझे इस केस में? How many moles of product is formed? किसको लेना है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए? एक्सेस रिएजेंट से कैलकुलेट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट से? व्हाट डिसाइड्स प्रोडक्ट फॉर्म? टेल मी। कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, राइट? तो लिमिटिंग रिएजेंट बी है, बी डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा। लिमिटिंग है वो डिसाइड करेगा। तो 4 मोल ऑफ बी से कितना प्रोडक्ट बनेगा? A3B4 मुझे बता। 1 मोल, राइट? So how much is the product form? 1 mole. Is everybody understanding? कोई डाउट है किसी को इसमें? Anyone has any doubt anywhere? चलो और एक ऐसा ही एग्जांपल देती हूँ, फिर एक एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देती हूँ, फिर एक्चुअल करते हैं। सपोज किसी रिएक्शन में हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 moles X plus 3 moles of Y and product is X2Y3, and now I start with 5 moles of 5 मोल, ये भी 5 मोल। आपको मुझे क्या बताना है? You have to tell me what is the limiting reagent, what is the excess reagent, and how much is the product form. 3 चीजें।
मैम एक्स जो है लिमिटिंग रिएजेंट है और वाई जो है एक्सेसिव रिएजेंट है। अच्छा, सबको वही आंसर। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो कम होता है ना बेटा। तो तूने रेशियो निकाला बेटा? हाँ मैम। ओके, आप जब रेशियो निकालोगे इस केस में नंबर ऑफ मोल्स कितनी है, कोएफिशिएंट 2, तो 5/2 is 0.5 is the ratio, और यहाँ पे हो जाएगा 5/3 is around 1.66। क्या है y, और इसके y क्या लिमिटिंग रिएजेंट, x हो गया एक्सेस रिएजेंट। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग कैसे समझना है लिमिटिंग रिएजेंट को और एक्सेस रिएजेंट, और के लिए किसको इक्वेट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट। सी व्हाट आई मीन बाय इक्वेटिंग फॉर प्रोडक्ट, आई एम आस्किंग कि ये दोनों 5 मोल है तो ये कितना बनेगा। इसलिए आप बेसिक स्टोइकियोमेट्री देखोगे और बोलोगे कि जब 3 मोल y होता है प्रोडक्ट बनता है 1 मोल ऑफ x2/3। Having 3 mole of y, you get 1 mole of x2/3. So when I'm having 5 mole of y, how much will be x2/3? So it will be 5/3 moles. Right, 5 into 1/3, तो ये 5/3 moles हो जाएंगे of x2/3। 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 5 मोल से कितना बनेगा मेरा, 5/3 मोल्स बनेगा। एनी डाउट? तो ये मैंने प्रोडक्ट फॉर्म आपको सिखाया। प्रोडक्ट फॉर्म के लिए लिमिटिंग रिएजेंट ही आपको देखना है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? अभी कोई है कौन सा लिमिटिंग कौन सा एक्सेस। नेक्स्ट वी अंडरस्टूड हाउ मच इज द प्रोडक्ट फॉर्म। अभी आपको पता है कि एक्सेस रिएजेंट जो एक्स है वो पूरा खत्म नहीं होता रिएक्शन में। जो एक्सेस रिएजेंट है इज नॉट टोटली कंज्यूम्ड, इट रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है हाउ मच एक्स remains after the reaction, how to calculate this now? x कितना रहेगा ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? x कितना रहेगा ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले पता करना होगा कि मेरे पास 5 मोल x था, उसमें से कितना मोल x रिएक्ट हो गया। लिमिटिंग पूरा खत्म होता है, 5 मोल है, 5 मोल खत्म हो गया, वो लिमिटिंग है। बट जो एक्सेस है वो अगर 5 मोल है तो पूरा का पूरा 5 मोल खत्म नहीं होगा। इट विल नॉट गेट ओवर, इट विल रिमेन इन एक्सेस। You understand? I have to first calculate how much mole is getting consumed. How do I do it? I again start with limiting reagent and say when I am having 3 moles of y, 3 moles of y के लिए 2 mole x चाहिए। तो अगर 5 मोल y है तो x के मोल कितने होंगे, 10/3 moles of x। Is everybody understanding? तो x खत्म होगा वो 10/3 मोल्स होगा। We started with how many moles? हमारे पास है कितने मोल्स, 5 मोल्स, उसमें से कितने मोल कंज्यूम होंगे, 10/3 moles. So we can always calculate how much mole is in excess. This 10/3 is nothing but 3.33 moles of excess consumed.
कितना moles X will remain? We will start with 5 moles initially and minus 3.33 moles. So your answer will be 1.66 moles of X is in excess. समझ में आ रहा है? तो इसमें मैंने लिमिटिंग एक्सेस amount of product and calculation of how much is the excess reagent remaining after the reaction सब बताया आपको. समझ में आया आपको? किसी को कोई डाउट है? मैम वो 10/3 मोल x कैसे आया? बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 मोल y से 2 मोल x चाहिए, 3 मोल y को 2 मोल x चाहिए. कहाँ से लिखा? स्टोइशियोमेट्री. 5 मोल y को कितना चाहिए? 5 into 2/3 10/3 मोल्स. समझा मैम. समझा कि नहीं? तो अभी ये जो मैंने ये रिएक्शन सब कुछ किया, वो एक रिएक्शन देती हूँ, आप मुझे सब कुछ बताओ. Identify limiting reagent, excess reagent, calculate amount of product and amount of excess reagent remaining after the reaction. सब कुछ. For this reaction. ये रिएक्शन है और जिसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 मोल A से और 3 मोल A एंड 6 मोल B से स्टार्ट कर. अब इसके लिए मुझे सब कुछ आप बताओ. मैम भी लिमिटिंग रिएजेंट है और ए एक्सेस रिएजेंट है. एक्सेस. ओके. तो रेशियो निकालेंगे. नंबर ऑफ मोल्स 3 दिए हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 दिया है, तो ये 1.5 आ गया. नंबर ऑफ मोल्स 6 दिए हैं, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 दिया है, तो ये आ गया आपका 1.2. तो तुम्हारा बी हो गया लिमिटिंग और ए हो गया एक्सेस. अभी इतना तो सबको आ ही जाना चाहिए, है ना? अभी प्रोडक्ट किसको इक्वेट करोगे? प्रोडक्ट के लिए लिमिटिंग रिएजेंट. प्रोडक्ट फॉर्म इज एज पर लिमिटिंग रिएजेंट.
प्रोडक्ट फॉर्म कैसे आएगा आपका प्रोडक्ट फॉर्म? ओके, हम एज पर स्टोइशियोमेट्री अगर देख रहे हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट B 5 मोल B है हमारे पास, तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है A2B5। तो अभी 1.2 moles. Yes, problem में दिया है 6 mole of B. Then how much is the product form? 6/5 mole of A2B5 product form आ गया। बस अभी amount of excess reagent remaining, तो 3 मोल A से स्टार्ट कर रहे हैं बट वो एक्सेस है, तो वो रिएक्शन के बाद कितना पेंडिंग रहेगा ये कैलकुलेशन करना है हमको। मैम 3.6 एक्सेस से। ओके, देखते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा B से। अगर B 5 मोल है तो 5 मोल B के लिए 2 मोल A चाहिए हमको। अभी प्रॉब्लम में 6 मोल B दिया है, तो 6 मोल B के लिए कितना मोल A? 6 into 2 12/5 मोल्स। तो जो A की अमाउंट कंज्यूम हो रही है वो 12/5 है। अभी 12/5 होता कितना है 2.4 मोल्स, है ना। आप 12/5 मोल्स जो है वो क्या कर रहे हो, 12/5 मोल्स को हम यूज कर रहे हैं, तो 12 डिवाइडेड बाय 5 करो, इतना तुम्हारा जो मोल्स है वो कंज्यूम हो रहा है, 2.4 मोल्स कंज्यूम हो रहा है। स्टार्ट कितने मोल्स से कर रहे हैं 3 मोल्स, यू हैड 3 मोल्स ऑफ A, उसमें से 2.4 मोल कंज्यूम हो गया, तो कितना एक्सेस 0.6 मोल्स A एक्सेस, कितना मोल एक्सेस है। तो ये चारों चीजें कैलकुलेट करने को आ रही है सबको, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, प्रोडक्ट फॉर्म एंड हाउ मच इज रिमेनिंग इन एक्सेस। इज दैट क्लियर टू यू? अभी ये जो भी मैंने रिएक्शन लिए वो इन जनरल AB के फॉर्म में लिए, एक्चुअल में कोई केमिकल्स आ जाएंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट आ जाएंगे, दैट इज ओनली डिफरेंस, है ना। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो भी डेटा दिया है, जो भी डेटा दिया है उससे हमको नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालना, उससे हमको क्लैरिटी से समझ में आता है कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सेस है। बस इतना समझ में आया तो सब कुछ फिर उस रिएक्शन के बेसिस पे जो भी पूछेंगे we are in position to answer everything. Is that clear everybody? Yes ma'am. Great, then that's it for today बेटा। आज भी होमवर्क आ जाएगा। ओके, ये लिमिटिंग एक्सेस का भी होमवर्क देने की कोशिश करूंगी, स्टोइशियोमेट्री का होमवर्क आ जाएगा, असाइनमेंट भी आ जाएगा आपको, और आगे के एक्सरसाइज जेईई मेंस के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स आज पूछूंगी। फाउंडेशन बिल्डर बहुत किया, अभी जेईई मेंस के क्वेश्चंस आज होमवर्क में आएंगे एंड यू विल फाइंड दे आर नॉट डिफिकल्ट। अगर आपने अब तक की प्रैक्टिस ठीक से की है तो आप बहुत आसानी से जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी कर पाओगे। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो और बाद में होमवर्क को अटेम्प्ट करना। सो बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीक।